गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एटम का। और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। बच्चों उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताऊंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। ठीक है बच्चों देखिए कि इसमें क्या होता है और बहुत ही सावधानी से इसके न्यूमेरिकल लगाइएगा और जो है फार्मूले को याद करिएगा, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू होता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बच्चों रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस के रेडियस का जो है एक आइडिया लगाया। और जो है बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर से ये पता लगा कि कौन सा जो है जो अल्फा पार्टिकल है वो कितने एंगल पर स्कैटर करेगा। ठीक बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उनका अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, ये उसी के आगे की बात है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी के आगे की बात है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक बात पता कर ली थी कि जो है एटम के सेंटर में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और ये भी कहा कि यहां पर जो है इसका पूरा का पूरा मास होता है। ठीक, अब बच्चों देखिए यहां पे क्या हुआ, उन्होंने जो किया था उसी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है छोटा सा और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड किया था। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर निकल गए थे और जो पड़ोस में आए थे वो इधर स्कैटर कर गए थे, कुछ ज्यादा स्कैटर करके इधर चले गए थे, और एक था जो कि हमारा रिटर्न हो गया था ठीक 180 डिग्री से। ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड साहब ने किया था और अपना एक एटॉमिक मॉडल हमको दिया था। अब बच्चों यहां पर बच्चों हम इस वाले अल्फा पार्टिकल की एनालिसिस करेंगे जो जा करके ठीक 180 डिग्री से हमारा रिटर्न हो गया था। हम इसकी बात करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ इसकी। और बच्चों यहीं से हमारा निकलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए इस फिगर को मैं दोबारा बनाता हूं और समझाता हूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि खूब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल हमने जो है गोल्ड के न्यूक्लियस पे जो है बम्बार्ड किए। तो देखिए हुआ क्या, ठीक हुआ क्या, वो चीज देखिए कि हमारा एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बच्चों क्या हुआ कि न्यूक्लियस के बिल्कुल जो है सीधाई में गया, बिल्कुल जो है हेड ऑन जो है न्यूक्लियस पे गया। इस तरीके से बच्चों यहां से सपोज करिए ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहां से गया, कुछ भी हो सकता है। और बच्चों यहां से वो निकल करके ऐसे 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 गया और बच्चों यहां पर जाकर के वो रुक गया। अब देखिए क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो होता है हीलियम का +2, हीलियम का +2 न्यूक्लियस होता है बच्चों। इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों ये अपने पॉजिटिव चार्ज को लेकर के कहा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो बच्चों यहां से एक सर्टेन वेलोसिटी से ये चला होगा, और क्या होता है कि धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो वो उसको रोकेगा और एक जगह जाकर के वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चों उसके बाद वो बैक जाएगा और ठीक 180 पे ये वापस इस तरफ आएगा। अब बच्चों क्या होता है कि यहां से जब ये चलेगा तो इसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे वो आगे बढ़ेगा, और बच्चों बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जहां तक मैक्सिमम वो जा सकता है वहां पर चला जाके रुक जाएगा। और बच्चों जहां पे वो रुकता है उस टाइम अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम R0 से जो है डिनोट करते हैं, और यही R0 हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच, और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब ये हमको हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, जो है रेडियस निकालने में एटम का नहीं, न्यूक्लियस का। ठीक है, वो चीज कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए क्या हुआ कि एक चीज हमारी जो है लगेगी, और वो बच्चों यहां पर लगेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कभी फेल नहीं होता। ठीक है, एक तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारा कभी नहीं फेल होता। तो बच्चों यहां पर देखिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। ठीक बच्चों, देखिए यहां से जो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलेगा, हमारा क्या चलेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल के पास। अब बच्चों जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, और बच्चों यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बच्चों यहां पर जो होगी वो होगी बच्चों हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हुआ क्या कि इसके पास जब यहां से चला तो बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। ये आगे बढ़ता गया तो बच्चों इसने एक सिस्टम बना लिया, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो कहां से आई, इसकी काइनेटिक एनर्जी से आई। पूरा की पूरी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब बच्चों यहां पर देखिए बाई, ध्यान जोड़ लीजिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों क्या होती है हमारी, वो होती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों फार्मूला था। ठीक है, अब देखिए हम जो है इनिशियली देखेंगे कि हमारा कितना था पोटेंशियल एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी, और बाद में क्या हो गया उस पे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बच्चों एटम की कुछ थी नहीं, क्योंकि बच्चों यहां पर जो है वो अकेला था, और बच्चों यहां पे क्या हो, यहां से सिर्फ और सिर्फ जो है अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली 0 और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कंसीडर की जाएगी अल्फा पार्टिकल की। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। चलिए उसको भी डिफाइन कर देता हूं। तो बच्चों दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखिए क्या होती है, उसको मैं लिखेंगे U इक्वल टू K लिख लेते हैं, या चलिए पूरे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये होता है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों Q1 हमारा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जो है तो है
Q1 हमारा हो गया बच्चों अल्फा पार्टिकल, चलिए हम इसको 2e लिख लेते हैं, और बच्चों ये हो जाएगा ZE डिवाइडेड बाई R, R होगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी क्यों होगा, ठीक है, यहां से तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। बच्चों इन्फिनिटी का टर्म एक रिलेटिव टर्म है, जो चीज हमारे अप्रोच के बाहर है वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि वहां तक है, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई चीज यदि हमारे अप्रोच के बाहर है तो वो हमारे लिए उस समय पे इन्फिनिटी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल इनिशियली, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है बहुत छोटा है, और बच्चों जो है ये भी जो है छोटा है, इससे बड़ा है लेकिन छोटा है। और बच्चों एक एटम के लिए, एक अल्फा पार्टिकल के लिए ये जो डिस्टेंस चाहे जो भी हो वो इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगी, और ओवरऑल इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, यानी कि इस डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी लेंगे। लेकिन बच्चों जब ये यहाँ पहुंच जाता है और रुक जाता है तो बच्चों यही डिस्टेंस हमारी हो जाएगी R0, ठीक है, यही डिस्टेंस आ जाएगी R0, जो कि होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए बच्चों यहां पर हम रखते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर U फाइनल। अब बच्चों देखिए फाइनल जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, अब ये सिस्टम बन गया तो दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास पड़ोस पड़ोस में है, और उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इतना होगा, जहां पे R0 इनके बीच की दूरी है। तो बच्चों हमने यहां पे इसको रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZE डिवाइडेड बाई R0, ऐसे आ जाएगा बच्चों, यही होता है, प्लस काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये अल्फा पार्टिकल था, यहाँ जाके रुक गया, और न्यूक्लियस पहले से रुका हुआ था, तो ये जीरो हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आ गया बच्चों। हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो आता है इसको देख लीजिए सीधे सीधे। देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ठीक है, 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R0, ठीक है, ये आ गया। और बच्चों जो हमारे पास आया R0 वो आ गया बच्चों 2ZE स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बच्चों हमारे पास निकल के आया अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट के दौरान, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की कंडीशन में पहुंचता है न्यूक्लियस के साथ, उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस रह जाती है, जो कि R0 हमने कंसीडर करी है, वो ये निकली, और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फार्मूला है, और इस तरीके से ये डराइव होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं सामने से हट जा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। ये आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, और सबसे अच्छी तरीके से जिस बुक में लिखा हुआ है वो है SL अरोड़ा जी की बुक, जो मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो आपके पास हो तो उस बुक में देख लीजिएगा। अब चलिए बच्चों बात करते हैं इसी फार्मूले की, और कुछ टेक्निकल टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल पे लगने वाली मैकेनिक्स। अब बच्चों यहाँ पर एक टर्म होता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक, जिसमें आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें बच्चों एक बात मैंने बताई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इसको देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत परेशान करेगा अगर हल्के में लोगे तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बारे में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होती है हमारी यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और बच्चों ये जो है एनर्जी की यूनिट की तरह किसके लिए काम करती है बच्चों, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल। हम आपको सिंपल सी बात बता दें, या बच्चों हम कहें क्वांटम पार्टिकल, उसके लिए बच्चों जो है एनर्जी का टर्म यूज होता है इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी की यूनिट यूज होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
इसको नोट कर लीजिए बच्चों ऐसा। अब क्वांटम पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, मेसन, इस टाइप के तमाम पार्टिकल हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी आपको जो है दी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जब हम बोर के पॉस्टुलेशन और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिक्र क्यों किया वो मैं आपको बता दूं कि आपको जो एनर्जी दी होगी, जैसे हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको हम पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया हमारा 1/4πε0 टू ZE² डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई के अल्फा। ठीक है बच्चों, के अल्फा, जहां पर बच्चों टर्म के अल्फा है वो है, के अल्फा है, ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और बच्चों हमको के अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप समझ में वो कहें। जैसे सपोज करिए हमारा हमको दे रखा है 5.5 MeV, हमको ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पे होगा सारा खेल गड़बड़। तो बच्चों इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको बदलोगे जूल में। तो जूल में कैसे बदलेंगे, इसको करेंगे 5.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको बदलेंगे। फिर क्या होगा 5.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा जूल। हमने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और बच्चों ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पर आपको डिफरेंट वैल्यू दी होगी। मैक्सिमम वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की होती है वो होती है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसी के बीच में अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हमको अलग अलग देता है, ध्यान रखिएगा। गलती यहीं पे होनी है आप लोगों से, अगर हल्के में लोगे तो, और जो बच्चे अलर्ट रहेंगे उनसे गलती नहीं होगी। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां से इस फार्मूले से जो है रदरफोर्ड साहब ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट किया। ठीक है, एग्जैक्टली कैलकुलेट किया, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए। और वहां से बच्चों वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारा जो है न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा। ठीक है, उस पर पहुंच गए थे बहुत आराम से। तो बच्चों देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि के अल्फा हमारे पास इतना हो गया, के अल्फा हमारे पास इतना हो गया। बच्चों चूंकि हम यहां पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो गोल्ड के ऊपर कर रहे थे, तो बच्चों गोल्ड का जो जेड होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 79। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए 79। तो बच्चों देखिए आर नॉट कितना आता है, तो आर नॉट जो है वो हमारा 1/4πε0 टू ZE² बटे के अल्फा। वैल्यूज रखते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई और बच्चों के अल्फा कितना है ये लिखे हमने 5.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देखिए इस तरीके से ये वैल्यू हमको यहां पे सारी रखनी पड़ेगी। अब बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट देखिए ये हमारा कट जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करेंगे जब इसको तो इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 4.13 इंटू 10⁻⁻14। ये आ गया इस तरीके से, इसको नोट करिए जरा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यह है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि
न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी। जब यहाँ पे 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगते हैं तो ये बच्चों 4.13 ना करके ये आ जाता है 3 पॉइंट समथिंग, 3.0 आ जाता है अपने आप से, ठीक है, यानी कि और कम हो जाता है डिस्टेंस, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां से उन्होंने एस्टिमेशन ये लगाया कि हमारा जो है ये 10⁴ है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज इससे भी छोटा होगा, न्यूक्लियस छोटा हो गया, डिस्टेंस बड़ी हो गई। फिर उन्होंने फर्दर और कैलकुलेशन किए और यहां से उन्होंने निकाला कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का, और बच्चों इसको कहते हैं 1 फर्मी। तो 1 फर्मी FM लिखते हैं, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये नोट कर लीजिए। यहां से आइडिया लगाया उन्होंने, और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, आपके लिए जितनी जरूरी है उतनी बात बताई जा रही है। मतलब क्या हुआ, यहां से उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमारा जो है न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 फर्मी। इसको ध्यान रखिएगा, अगले चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फोर्सेस तो वहां पे ये काम आएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात पे कि न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर का होता है, कई बार MCQs में क्वेश्चन आ चुके हैं और लोग गलत भी कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो है ये बात पता लग गई बच्चों, और ये इसका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बस इतनी बात इसमें थी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों यहां पर एक बात तो ये पता लगी, दूसरी बात उन्होंने फर्दर और एक्सपेरिमेंट किए और एनालिसिस करी, सारे मैकेनिक्स के रूल्स पे लगाए और कैलकुलेट किया। तो बच्चों दो चीज उनको मिली, एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो था हमारा वो किस ऑर्डर में था, वो था 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। और बच्चों यहीं से उन्होंने एक चीज और निकाला कि रेडियस ऑफ एटम किस रेंज में था, वो था 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेडियस निकालें किसका, रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से आ रहा था, और इसकी वैल्यू आ रही थी 10⁵ यानी 1 लाख, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक जो है आइडिया लगा कि हमारा जो है जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। कितना, फिर से सुन लीजिए कि कितना टाइम्स बड़ा होता है। एटम का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के रेडियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये बात रदरफोर्ड साहब ने जो है दुनिया को बताई, और यही बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो है यही जो है मकसद था बताने का, और कुछ नहीं था, ठीक बच्चों। अब बच्चों यहां पर एक दूसरा टर्म है, यहां पर वो है, यहां पे जो आया है लिख करके इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक। तो बच्चों देखिए अब इम्पैक्ट पैरामीटर की मैं जो है आपको डिफिनीशन लिख के देता हूं, और देखिए डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन है ये, ठीक। तो बच्चों ये होती है डिफिनीशन इम्पैक्ट पैरामीटर की। देखिए डिफिनीशन क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूं और फिर बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इसमें लिखा है द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये इसकी डिफिनीशन है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसका मीनिंग समझाने जा रहा हूं आपको। सपोज करिए ये वो हमारा जो है एटम है गोल्ड का, और ये बच्चों इसका है न्यूक्लियस, ऐसे आप बड़ा सा बना दिया हमने, ठीक है, देख लीजिए। अब बच्चों इसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचे तो देखिए वो लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, टेढ़ी हो गई, सीधी कर देता हूं इसको। वो लाइन हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अल्फा पार्टिकल जो इसके
तरफ आ रहा है वो बच्चों यहां पर भी आकर के ऐसे निकल रहा है, वो यहां पर भी आकर के ऐसे निकल रहा है, वो बिल्कुल इसके ऊपर भी आ रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम बनाते हैं, सिर्फ 2 बनाऊंगा, उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से सपोज करिए एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और यहां से निकल गया ऐसे, क्योंकि दूर है डिफ्लेक्ट होगा नहीं, और दूसरा अल्फा पार्टिकल बच्चों इस लाइन पे आया ऐसे, और यहां पे आया तो वो डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया। ठीक है, यही तो था रदरफोर्ड का आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये वो लाइन है जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब क्या हुआ, ये लाइन उस लाइन में है जहां पे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। तो बच्चों इस लाइन को लिख देते हैं लाइन ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिख देते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिख दीजिए ये वाली लाइन। ठीक, ये बच्चों जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये शो कर रही है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो इस लाइन के ऊपर जा रहा है ऐसे। ठीक है, और बच्चों इस लाइन से इस लाइन के बीच की एक दूरी है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम b लिखते हैं, और बच्चों इसी b को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर। ये बच्चों इस वाले अल्फा पार्टिकल के लिए हुआ जो इधर जा रहा है। ऐसे ही ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है जो इस डिस्टेंस पे था, तो बच्चों इसका जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा वो इतना बड़ा होगा। ठीक है, वो इतना बड़ा होगा। अब इस डिफिनेशन को दोबारा पढ़िए, द इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब बच्चों यहां से ऐसे आ रहा था अल्फा पार्टिकल, तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे था, इसके लिए यहां पे ऐसा था। तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अब बच्चों फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हुआ, सेंटर की जो सीधाई में जो लाइन थी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये और इसके बीच में जितने हो, नीचे जितने हो, सबका अपना एक इंपैक्ट पैरामीटर होगा जिसको हम b से डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई कि इंपैक्ट पैरामीटर हम किसको कहते हैं। अब बच्चों इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं आपके सामने जो है इसका फिगर अभी बिगाड़ूंगा नहीं, मैं डेफिनेशन जो है बिगाड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस पॉइंट को खत्म करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जिसमें आएगा बच्चों कि हमारा जो है इस मॉडल में रदरफोर्ड साहब के क्या कमी रह गई थी। ठीक है, एक कमी रह गई थी जिसको वो डिफाइन नहीं कर पाए, और इस कमी को पकड़ा था उनके ही स्टूडेंट ने, नील्स बोर साहब ने, और फिर उस कमी को दूर किया था और उन्होंने जो है अपना मॉडल दिया था जिसको हम जानते हैं बोर एटॉमिक मॉडल और बोर पोस्टुलेट्स, जो है आपने पढ़ रखा है, मुझे पता है अच्छी तरीके से। उसमें बच्चों आपने एक बात पढ़ी होगी, ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, और वो आपने सिर्फ रट रखा है, आपको पता नहीं है कि क्यों होता है। वो क्या है बच्चों कि MVR इक्वल टू NH/2π। ये बात सबको पता है, लेकिन सबने रट रखा है, किसी को नहीं पता कि ये क्यों होता है। अगले वीडियो में जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, जो स्पेक्ट्रम तक जाएगा, उसमें मैं आपको यहां से बताऊंगा कि ये क्यों होता है, MVR बराबर NH/2π, ये क्यों होता है, कैसे बताऊंगा, देखते जाइएगा। अब इस वीडियो में आप जो है ड्रॉबैक या ड्रॉबैक ना कहें या कहा, जो भी ड्रॉबैक कह लीजिए, कमी जो रह गई थी एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड साहब की, वहां से ये बात स्टार्ट होगी, उसको भी सुनिएगा, नोट करिएगा, फिर अगले वीडियो पे आइएगा, तभी आपको बात पूरी क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे इंपैक्ट पैरामीटर की। तो देखिए क्या हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अब बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर का इंपॉर्टेंस क्या था वो देख लीजिए क्या था। अब बच्चों देखिए, किसी के लिए, किसी अल्फा पार्टिकल के लिए
अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या था, लार्ज था, देख लीजिए लार्ज था। और बच्चों किसी के लिए इंपैक्ट पैरामीटर जिसको बी से डिफाइन करते थे वो स्मॉल था। और बच्चों एक या बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर बिल्कुल जीरो था। तीन कंडीशन बन रही है, इसके लिए लार्ज हो गया, इसके लिए स्मॉल हो गया, और जो बिल्कुल इसी लाइन पे है उस पे बच्चों जीरो था, नथिंग, जीरो। तो बच्चों यहां पर क्या चीज था कि स्कैटरिंग एंगल, ये जो एंगल था ये से थीटा जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो बच्चों यहां पर निकाल लीजिए, सिंपल सी बात था कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट पैरामीटर। इस तरीके से था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब क्या हुआ, जिसके लिए लार्ज था, बहुत बड़ा था, उसका डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं था या कम था, और जिसके लिए बी स्मॉल था उसका जो है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और जिसके लिए जीरो था उसके लिए बिल्कुल ही ये जो घूम जा रहा था। इससे ये बात पता लग रही थी डिफरेंट, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है A1 आउट ऑफ 8000 जो है हमारा मोर देन 90 जा रहा था, या हमारा 1 डिग्री से ज्यादा जा रहा था, या हमारा जो है सीधा निकल जा रहा था, ये बात बताई थी। तो यहां पर जो है बच्चों जो एनालिसिस करी थी रदरफोर्ड साहब ने, वो इसी फार्मूले के बेस के ऊपर कर, इसी इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर करी थी। और बच्चों इसका उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था इंपैक्ट पैरामीटर का। तो इंपैक्ट पैरामीटर से हमें ये पता लग जाता था, सिंपल था, कि कौन सा अल्फा पार्टिकल हमारा किस एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, वो प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते थे उससे इंपैक्ट पैरामीटर निकाल करके। तो बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर का जो उन्होंने फार्मूला दिया था वो बच्चों हमारे पास ये था, B इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन K अल्फा, ठीक है, अपॉन K अल्फा। और बच्चों उसके साथ आया था 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। ये फार्मूला जो है दिया था इंपैक्ट पैरामीटर का, जो है रदरफोर्ड साहब ने, ठीक। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करके ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी अच्छी खासी। इसका एक दूसरा रूप भी आता है, वो भी आप देख लीजिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन K अल्फा। और इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे cos 2 थीटा का फार्मूला, तो बच्चों ये हमारा बदल जाएगा cot थीटा बाई 2। इसको नोट कर लीजिए ऐसे। इसका डेरिवेशन वगैरह तो है नहीं हमारे सिलेबस में, ना जरूरत है, लेकिन ये फार्मूला आप याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि MCQs आए हैं और उसमें से ये पूछ लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। सिंपल था और कुछ नहीं पूछा गया है। तो बच्चों वो ये होता है और ये होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको ये लाया गया है। और बच्चों इसके और भी रूप बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ 2 थीटा लिख दिया या थीटा लिख दिया, तो ऑप्शन हमारे बदल जाएंगे। अगर हमको नहीं पता होगा तो हमारा जो है एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। और बच्चों अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा फाइनल कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और ड्रॉबैक से ही हमारी नई कहानी स्टार्ट होती है, इसलिए ड्रॉबैक को बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, पता है कि रदरफोर्ड साहब ने जो कंक्लूजन दिया उसमें पहला कंक्लूजन क्या दिया कि हमारे पास है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज concentrated at the center of in the center of
atom in a very small ठीक है स्पेस, एंड दिस स्पेस इज known as nucleus। ये बात इन्होंने बच्चों सबसे पहले बताई। दूसरी बात इन्होंने जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बताई कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बताया कि जो है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ order of 10 to the power minus 14 meter, 10 to the power minus 15 meter, 1/3, ठीक है। 14 तो आया था क्लोजेस्ट अप्रोच, 15 मीटर, while the radius of atom is of order of 10 to the power minus 10 मीटर, या हम कहें एंगस्ट्रॉम, इसको हम कह सकते हैं फर्मी, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लीजिए। ये बात उन्होंने बताई। तीसरी बात जो यहां से निकली वो आई कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन an atom is equal to the total negative charge, ठीक है, in the atom, and as a result atom is electrically neutral। ये बात इन्होंने बताई, ठीक है बच्चों। और बच्चों चौथा पॉइंट है, और यहीं से ड्रॉबैक मिला, ये तो बात आप जानते थे, ठीक है। अब ये चौथा पॉइंट है, यहीं से ड्रॉबैक मिला, और ड्रॉबैक का ओरिजिनेशन इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनके ही स्टूडेंट ने इनके ही रिसर्च पे जो है क्वेश्चन उठाया और ये उसका जवाब नहीं दे पाए। क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले सुनिए क्या बात उन्होंने कही थी, वो देख लीजिए, ठीक है। ये बात उन्होंने कही थी कि इन एटम all the electrons revolve around the nucleus like planet around sun। ये बात भी आप जानते हो, ठीक है, ये बात भी आप जानते हो, हाई स्कूल से ये बात पढ़ते आ रहे हो। अब इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लेनेट अराउंड द सन। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। ये बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट का उन्होंने कोई भी जो है कंसेप्ट नहीं दिया था। अब बच्चों यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब क्या क्रिएट हुई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसी को हम बोलेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये पूरा आपको पता था, मैंने दोबारा लिख दिया। अब बच्चों इस पॉइंट को लेकर के इसको माइंड में रखिएगा। हम देखिए यहाँ पे दिखाते हैं कि बेसिकली ड्रॉबैक क्या है। बच्चों ड्रॉबैक को देखने के लिए बच्चों आपको एक चैप्टर में चलना पड़ेगा जो आप पीछे पढ़ चुके हो, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बच्चों दूसरे चैप्टर में चलना पड़ेगा जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और वो पढ़ा था बच्चों एक्सेलरेशन का, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि
हम उस चीज को भूल चुके होते हैं, जो पीछे पड़ चुके होते हैं उसको भूल जाते हैं और वो आगे अप्लाई हो रही होती है। मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, ये सारे बच्चों की आदत होती है। मैं आपको याद दिला रहा हूं जो कि यहाँ पे लगेगा। तो 2 चैप्टर्स का नाम लिया बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, इसको नाम याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। और दूसरा बच्चों पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों का कंसेप्ट हमको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा, ठीक है। और बच्चों जो है उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे, आपको बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि कमी क्या रह गई थी। और बच्चों इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखोगे जो कि है बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट पे, वो भी बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज जो है खत्म होने वाला है, देखिए कैसे, ठीक। चलिए, तो बोर साहब ने रदरफोर्ड साहब ने बताया कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है, और बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरीके से जैसे कि प्लेनेट हमारा जो है घूम रहा है सन के अराउंड। इतनी बात उन्होंने बताई, ठीक। अब देखिए बच्चों, हम पहले बात करेंगे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की। सबसे पहले तो बच्चों एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भी बार बार स्पीड वेलोसिटी हो जाता हूं, कभी वेलोसिटी को स्पीड और स्पीड को वेलोसिटी हो जाता हूं, लेकिन जब हम एक्सीलरेशन की एनालिसिस करते हैं तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी हमारा क्या है, वो वेक्टर है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, वेक्टर आपको आना चाहिए। वेक्टर ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के फिजिक्स में वेक्टर का ही एप्लीकेशन है, पहले चैप्टर से लेकर के यहां तक, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी जो है वो हमारी वेक्टर है, इस चीज को आप जानते हो। अब बच्चों चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर के अंदर होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग हो नहीं मेरे सामने, वरना मैं क्वेश्चन पूछता और आप लोग पता नहीं गलत देते या आंसर उसका सही देते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हमारा चेंज है। अगर ऐसा नहीं होता, केवल हमारा डायरेक्शन चेंज होता है तो भी बच्चों हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता, डायरेक्शन नहीं चेंज होता, तो भी हमारा जो है चेंज इन वेलोसिटी आएगा। कैसे, देखिए क्या हुआ, सपोज करिए कि कोई चीज हमारी जो है ऐसे ऐसे घूम रही है और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है घट रही है, तो क्या हुआ, देखिए हमेशा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। चलिए हो गया। अब बच्चों दूसरी बात हमने कही कि हमारा जो है मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या होता है, वो होता है देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि चीज हमारी घूम रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन उसका देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो ये हो गया। तीसरा बच्चों है, देखिए हमने कहा कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। बच्चों क्या हुआ कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और हमने उसका जो है स्पीड बढ़ा रखी है, तो देखिए उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब चाहे स्पीड हम कम करें या ज्यादा करें, तो बच्चों यहां पर भी वही बात आ गई, यानी इन तीनों ही परिस्थितियों में हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है। और बच्चों यानी कि चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ है तो एक्सीलरेशन है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया। अभी सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमारी वेलोसिटी यहां पे आ गई। अब बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी क्या हुई, ये कहानी बन रही है सर्कुलर मोशन में, यानी कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहां से सिद्ध हो गया कि हमारी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है हर मोमेंट पे, कब, सर्कुलर मोशन में। अब इस पॉइंट को यहां अप्लाई कर दीजिए, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, इस पॉइंट को यहां आप अप्लाई कर दीजिए। बच्चों देखिए क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है,
ठीक है, उन्होंने नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बताए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका रेडियस कितना भी हो सकता है। और यहीं पे आकर के फंस गए, बोले कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये बात उन्होंने बताई और बता दी। बाद में नोल्स बोर साहब ने कहा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। बोले हाँ। बोले यानी कि उसके ऊपर एक्सीलरेशन है। बोले हाँ। अब बच्चों एक्सीलरेशन है, ये बात आप मान गए और ये उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली, सिद्धि भी हो गई। तो जब एक्सेलरेशन है और इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो बच्चों अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, जहां पे मैंने आपको बताया था, हर किताब में लिखा है, हर टीचर बताता है कि एन एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो सकता है ये लाइन आप में से बहुत से स्टूडेंट भूल गए हों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हुए, ठीक है, पढ़ने के काफी दिन हो गए पढ़े, हो सकता है भूल गए हों, लेकिन मैं आज रिवाइज करवा रहा हूं। आप ये बात याद रखिएगा कि एन एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यहाँ पे बात आ गई। इन्होंने सिद्ध किया कि आपके इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा कि ये रेडिएशन देगा हमको, ठीक है, रेडिएशन देगा। और रेडिएशन जैसे जैसे देगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी हमारी कम होगी, ठीक है, एनर्जी हमारी कम होगी। और बच्चों जब इसकी एनर्जी कम होगी तो इसका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इसका रेडियस कम हो जाएगा और ऐसे करके इसके अंदर आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और जो है एटम हमारा उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसका जवाब उस समय जो है रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए और इसी वजह से जो है इनके मॉडल में कमी हो गई। ये फिगर आपके हर बुक में बना हुआ है, ठीक है, समझ में भी आता होगा, लेकिन आज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस दोनों बात को याद रखिएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ठीक है, यहां पर आकर के वो जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, और इसका जवाब दिया दुनिया को, क्योंकि ये क्वेश्चन दुनिया ने भी उठाया और उनके स्टूडेंट ने भी उठाया। इसका जवाब जो दिया बाद में बोहर साहब ने, ठीक है, बोर्स, और यहीं से बच्चों हमारा स्टार्ट हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने जो बात बताई, कैसे बताई वो आगे आप वीडियो में देखिएगा और एंड तक देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं ऐसा रहेगा जो आप ना कर पाओ। जिसने भी मेरी बात को ध्यान से सुन लिया और अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई करना जरूरी हो गया। तो उन्होंने जो बात बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या करता है, एक फिक्स ऑर्बिट में करता है, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में करता है, फिक्स एनर्जी के साथ करता है और फिक्स एंगुलर मोमेंटम के साथ करता है। इन तीन बात को आप नोट कर लीजिए। तीन चीज उन्होंने फिक्स कर दी और यूं ही नहीं कही कि हम बोल दे रहे हैं कुछ भी, इसको प्रूफ भी किया, डिराइव भी किया, लॉजिक लगाया। अब बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम एंड ऑफ दी सिलेबस की तरफ पढ़ रहे हैं। एक टर्म मैंने आपसे और यूज किया, एंगुलर मोमेंटम। आप में से 75% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस टर्म को भूल चुके होंगे कि ये क्या होता है। एक तो मैं ले आया एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बच्चों फिर आ गया एंगुलर मोमेंटम पे, और इसीलिए फिजिक्स हमको कठिन लगती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमको भूलना कुछ भी नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर हम फिजिक्स सीखना चाहते हैं, अपने को
जो है सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, नीट आईआईटी निकालना चाहते हैं, तो हमको पीछे पड़ी हुई कोई भी बात भूलनी नहीं है, क्योंकि पीछे हम जितना पढ़ते आए हैं वो आगे यूज होता है। अगर आप पीछे पढ़ा हुआ भूल जाओगे, फिर अचानक कोई चीज आपके सामने आएगी, आप सोचने लगोगे कि क्या है, और फिर आपका कंसेप्ट निकल जाएगा। यही बस एक प्रॉब्लम है फिजिक्स को सीखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं भूलना है। ये नहीं कि हम फर्स्ट ईयर पास कर चुके तो भूल गए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं भूलनी है, क्योंकि आगे अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा कंसेप्ट लगेगा जब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा बोर एटॉमिक मॉडल को बताने के बाद। क्योंकि बोर साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के तरफ, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, किसी भी जगह नहीं घूमता, और बच्चों फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी घटती है बढ़ती तो क्या होता वो मैं बताऊंगा। और बच्चों फिक्स एंगुलर मोमेंटम के साथ घूमता है। क्यों घूमता है वो बच्चों अगले वीडियो में आप देखिएगा, 3-4 वीडियो और बनेंगे इसकी, उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा दूसरा वीडियो था एटम के चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में क्लियर कर दिया। अब बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।